हेलो, हैव अ वेरी नाइस डे। मैं सोचा करता था कि 370 हटने का फायदा क्या हुआ, कश्मीर के लोगों को क्या फायदा हुआ, लद्दाख के लोगों को क्या फायदा हुआ, जम्मू के लोगों को क्या फायदा हुआ, वगैरह वगैरह ऐसे सोचा करता। अब कुछ दिन से लद्दाख मानो जल रहा है। बड़ा शांत इलाका था, थोड़ी सी आबादी थी 15-20 हजार की। वो अपने कारोबार अपने धंधों में संतुष्ट थे, अपने रहन सहन से वो संतुष्ट थे। कोई बाहर का दखल नहीं था, इस करके वो मौज करते थे। जैसे यहाँ हिमाचल में कोई बाहर का आदमी आके जगह नहीं खरीद सकता आसानी से। है कुछ चोर दरवाजे उस हिसाब से खरीद लेते हैं, वैसे नहीं खरीद सकता। उसी तरीके से लद्दाख में भी नहीं खरीद सकता। जब ये 370 हटी नहीं थी और कश्मीर को 3 हिस्सों में बांटने दिया गया था, अलग अलग, जम्मू अलग, कश्मीर अलग, लद्दाख अलग, उस वक्त भी यही हाल था। पर लद्दाखी सोचा करते थे कि क्योंकि हमारी आबादी थोड़ी है, इस करके हमारी बात नहीं सुनी जाती। पर एक बात तो थी, सरकार उनके रहन सहन में दखल नहीं देती थी, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट भी होती थी। फिर वहां के लोगों को बीजेपी की ये स्कीम अच्छी लगी होगी, मोदी साहब के वायदे कुछ किए होंगे, अच्छे लगे होंगे कि 370 हटने के बाद आप खुद मुख्तियार हो जाओगे, मजे करोगे। 370 तो हटी, खुद मुख्तियार तो हुए, परंतु लगता है कि पहले से नुकसान हो गया। एक कहावत है ना हिंदी की, अपने पैरों पर अपने आप ही कुल्हाड़ी मार लेना। ऐसा ही कुछ लद्दाखी कर बैठे हैं। अब वहां आंदोलन हो रहे हैं, वहां के लीडर को कई आदमियों को सरकार ने अरेस्ट कर लिया। अब कहा जाता है कि वो जो वांगचोंग वगैरह है ना, वो तो देशद्रोही है। इनका देशद्रोही की डेफिनेशन टाइम टू टाइम बदलती रहती है। हाँ, कोई टाइम था 1984 से थोड़ा सा पहले और 84 के बाद अगले 15 साल तक इनको हर एक सरदार ही उग्रवादी नजर आता था। राजीव गांधी और कांग्रेस के लोग चीख चीख के कहा करते थे कि आनंदपुर साहब का मता जो है ना, वो उग्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये अलगाववाद है। फिर इतने दिन तक आपकी वजारत रही, इतने दिन तक आपने राज किया, तो अनंतपुर साहब के मते पर एक्शन क्या लिया आपने कि ये हमेशा के लिए खत्म ही हो जाए? कुछ नहीं, राजगद्दी मिल गई, ओके। बादल साहब भी बड़े चीखा करते थे, बड़ी एजिटेशन करने, बड़े आंदोलन करने, और जब राजगद्दी मिल गई फिर अनंतपुर साहब का मता ठंडे बसते हैं। आज तक किसी ने सुना अनंतपुर साहब का मता? नहीं ना। तो इसका मतलब ये कांग्रेस का और अकालियों का मिला जुला एक एजेंडा था कि तुम वहां राज कर ले, मैं यहां राज कर लेता हूं। और आंदोलन किए। आंदोलनों के चक्कर में भोले भाले जो लोग जाते थे ना इनके भाषण सुनने, या इनके पीछे लग के कोई काम करते थे, वो उजड़ गए। लद्दाख वाले अब परेशान है कि उनके इलाके में बाहर के लोग आके बसने लगे। बाहर के लोग, वहां कोई बहुत इंडस्ट्री तो लगनी नहीं। यही होगा
कि बहुत बड़ा सोलर सिस्टम लगा देंगे और वहां की बिजली इधर उधर बेच देंगे महंगे भाव में। व्यापारियों का काम। तो और किसी को फायदा हुआ या ना हुआ मुझे नहीं पता, लद्दाखियों को तो बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, बीजेपी को फायदा हो गया कि वहां की जमीन, वहां के संसाधन वो अब वो क्या मोदी ने थोड़ा जाके हड़प करने हैं, मोदी के चहीते लोग अब हड़प सकेंगे। आपने सुना होगा पीछे एक बड़ा शोर सा मचा था कि इतने 1000 एकड़ जमीन 1 रुपए के रेट पर फरोख्त कर दी। पता नहीं फरोख्त कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट पर दी है, पर 1 रुपया कोई रेट होता है? 1 रुपया कोई रेट होता है? ये बड़ा लास्ट है ये जहां मैं रहता हूँ ना, ये गांव है, एक आगे एक पडोका गांव है और फिर हिमाचल खत्म, फिर पंजाब शुरू हो जाता है। तो लास्ट ही हुआ ना, पूरे हिमाचल निकल के तो 2 गांव और उसके बाद पंजाब। तो बॉर्डर एरिया की जमीन को कौन पूछता है? परंतु यहां भी एक एक मरला 50-50, 60-60 हजार रुपए में बिक रहा है। और जो कोई इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका है वहां पर 2-2 लाख रुपए में एक एक मरला बिक रहा है। और ये 1 रुपए में इतने 1000 एकड़ दे दी। क्यों भी? अगर आप ठीक रेट पर देते, बेशक वो गवर्नमेंट की जगह थी, बेशक वो प्राइवेट लोगों की जगह थी, तो लाभ तो मिलता। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट ये जमीन लेंगे, उनके ऊपर कारखाने लगाएंगे या उनके ऊपर कोई प्रोजेक्ट चलाएंगे या उनके ऊपर कोई पावर प्लांट लगाएंगे, उससे उनको लाभ होगा। तो वो लाभ तो इंडस्ट्रियलिस्ट का हो गया ना। अब बाहर के लोग आके लद्दाख में अपने कारोबार कारखाने लगाएंगे या सोलर प्लांट लगाएंगे या कुछ दूसरे करेंगे उपकरण, उससे लाभ होगा। तो लद्दाखियों को थोड़ा लाभ होना है। उनके लोगों को अगर कोई नौकरी मिलेगी तो यही मिलेगी 10,000 रुपये महीना ले ले, 15,000 रुपये महीना ले ले और लगा रहे, जब मेरा दिल करेगा मैं तेरे को हटा दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। तो मैंने देखा कि चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो, वायदे बहुत करती हैं सरकारें, पर वायदे निभाने के वास्ते नहीं करती। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, बिहार को इतने 1000 करोड़ दे दिया, फलानी स्टेट को इतने 1000 करोड़ दे दिया, लाखों करोड़ अरबों करोड़ रुपए दे रहे हैं। अगर सचमुच ही दे रहे हैं तो उस स्टेट की तो सूरत बदल जानी चाहिए, वो तो स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाना चाहिए। पर कितना बदला बिहार, ये आप इससे देख लो कि ज्यादा करके बिहार की पॉपुलेशन माइग्रेंट है और इधर पंजाब में आके धक्के खाते रहते हैं, हिमाचल में आके धक्के खाते रहते हैं। धक्का ही खाना हुआ जब चाहे पंजाब वाले कह देते हैं कि ओ आपने तो हमारा बच्चा मार दिया, आप तो सब भागो यहाँ से, और अपना वस्त्र सा लेकर भाग पड़ते हैं बेचारे। और पंजाब का काम नहीं चल सकता बिहारियों के बिना, क्योंकि पंजाबियों ने तो मेहनत करनी ही छोड़ दी है। हिमाचल का काम भी नहीं चल सकता बिहारियों के बिना, यूपी के भैयों के बिना, क्योंकि हिमाचलियों ने काम करना छोड़ दिया अपने हाथ से। नहीं करोगे, वो आके काम करेंगे, फिर आप उनका शोषण करेंगे, तो बदले में वो क्या करेंगे? वो भी तो बदले में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ना कि आप तंग हो जाओ। देश को एक ऐसी सरकार चाहिए जो शांति बनाए रखे, जो डेवलपमेंट भी करे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे, जिसमें सब लोग खुश हों। ऐसी सरकार नहीं जो कभी गाय के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर लोगों को उलझाए रखे और लोग उनके पीछे लगे रहे, पीछे लग्गू बने रहे। देश का कुछ भला ना, देश का भला हमने देख लिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर किया था ना इन्होंने,
अपने 4-5 जहाज, वो रिफाल वाले 4-5 जहाज ग्वालियर, क्या जरूरत थी तेरे को पंगा लेने की जब तेरे को पता था कि तेरे पास अच्छे पायलट ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।